नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ये परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, जिसके आप अभी तक 4 वीडियो देख चुके हैं। पहला जो मेरा वीडियो आया था वो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पर। सेकंड वीडियो आया था सक्सेसिव परसेंटेज पर। इसके बाद मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट दिया था, उसके क्वेश्चन लिए थे थर्ड वीडियो में। फिर फोर्थ वीडियो परसेंटेज चेंज का आया, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा था हमने। फिर फिफ्थ वीडियो जो आया था वो डिवीजन और एडिशन के संदर्भ में आया था। और अभी जो इसमें फोर्थ वीडियो है मेरा, यानी कि सिक्स्थ वीडियो जो आया था मेरा, वो जो मैंने प्रॉब्लम ली थी 10 प्रॉब्लम थी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो 10th के 10 क्वेश्चन। अगर जो आप उन्हें एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके परसेंटेज के लगभग 50% जो है क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। और आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ये भी जो प्रॉब्लम है, ये मुझे कुछ स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भेजी थी, उन्हीं का सॉल्यूशन लिया हूँ और कुछ मैंने इसमें ऐड भी किया है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा परसेंटेज का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर जो किसी तरह कोई क्वारी परसेंटेज से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसका समाधान बना करके उसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जितने भी टॉपिक हैं ये मैं सारे कंप्लीट करा चुका हूँ। परसेंटेज का जो है आज 7th टॉपिक है, ये इसमें भी मैंने प्रश्न उत्तर लिए हैं। और जो रेड कलर में देख रहे हैं ये मेरे वीडियो आने वाले हैं, लगभग 40 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल जो हैं वो आपके 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखिए, 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो मैं यहाँ एक काम करूँ, अगर जो मैं यहाँ जो इनका रेशियो मैंने लिया है, ये टोटल मैं अगर जो देखूं और इसे मैं 100 मान लूं, तो देखा जो मैं 100 कर लेता हूं तो इसके हिसाब से जो है ये मेरा 60 हो जाएगा और गर्ल्स मेरी कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 3:2 के रेशियो में है तो 60 × 40 का मेरा रेशियो बन गया। अब बहुत सिंपल है कि देखो 20% लड़कों तथा 30% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है। पूछा क्या उसने सवाल में, छात्रवृत्ति न मिलने वाले। तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने हो जाएंगे, 80% लड़के हो जाएंगे। देखिए, छात्रवृत्ति न मिलने वाले, मिलने वाले तो 20 थे, तो बच्चे कितने, 80। इधर भी छात्रवृत्ति न मिलने वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी, देखिए इसमें कितना दे रखा, 30 दे रखा, तो ये आपके 70% हो जाएंगे, ठीक है। अब तो इसमें कुछ रखा नहीं। देखो यहाँ अगर जो देखा जाए तो 10% कितना है, 6, तो 80% कितना हो जाएगा, 8 × 48, ठीक है। और इधर आपका देखिए 10% कितना है, 4, तो 70% कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, ठीक है। यही आपका आंसर है। इन दोनों को आप जोड़ दिए, 8 × 3 = 16, 6, 4 × 2 = 6 और 1 = 7, तो 76% जो है आपके, देखिए 76 आया टोटल। अब परसेंटेज क्यों है, क्योंकि हमने आउट ऑफ 100 ही लिया है। हमने टोटल कितने माने थे, 76। देखो देख के 76 आउट ऑफ कितने, 100 × 100, तो आपका आंसर जो है 76% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रम से 12, 17 और 3 के अनुपात में है। देख लेते हैं।
ये अगला क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट। क्या कह रहा है? चावल, मछली और तेल, नॉनवेज बन रहा है। तो ये इसका रेशियो है 12:17:3 का अनुपात में। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए, इसको देखना है, हमें सिर्फ ये निकालना था कि ये वृद्धि जो है किस तरह से देखी जाए। अब देखिए, यहाँ अगर जो मैं इसे देखता हूँ तो 17 + 3 20, 30 32 हो गया। तो अगर जो मैं इसे टोटल को मैं 320 मान लूँ, 320 मान लूँ, तो देखिए ये मेरा 120 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि आपको अगर जो फार्मूले रटेंगे या कोई ट्रिक बताएगा तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन सिंपल वे में करो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम आप बचत कर ही नहीं पाओगे, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। अब देखिए 20% निकालना आपको। अब 10% 12 है तो 20% कितना होगा? 24 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका 10% 17 है, 30% निकालना 17×51 हो गया। यहाँ आपका जो है 10% कितना है? 3 है, और निकालना कितना? 50%, तो 5×15 हो गया। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना निकल आएगा? 5 और 5 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 5 6 7 8 8 9, 90 हो गया। अब ये तो इंक्रीज हमने क्या देखा? इंक्रीमेंट ही तो देखा है, इंक्रीमेंट हमें निकालना था। तो ये हमारा वो क्या कह रहा है? परिवार के खर्चे में कितनी वृद्धि हुई? तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 90 का। कितने पे हुआ? पिछले वाले केस में हमने क्या 100 मान लिया था यहाँ पर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया था परसेंटेज। पर यहाँ पे 100 नहीं है, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि अगर हम 100 लेके चलते तो काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो हमने क्या करा? इसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, यह आपका 0 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 4 से कटेगा। चलो 2 से काट लेते हैं, 2 × 2, 2 × 12, ये 2 × 10 और 2 × 8 16, 2 × 8, 2 × 10। तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 25, वहाँ से लेकर 2, 5 × 4 20 और 2 22, 22/8 और 8 दूनी 16, 6 64 8 64, 1/8%। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं। ताजा अंगूरों में 80% पानी है। देखिए मैंने लिखा ताजा अंगूर है मेरे पास, इसमें क्या कह रहा है? पानी कितना है? 80% पानी है। तो आप ही मुझे बताइए, मुझे इसमें गुद्दा कितना होगा, या जिसे पल्प बोलते हैं हम, तो ये कितना होगा आपका? 20% होगा। ठीक है, तो 80% और 20% यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। यदि सूखे अंगूरों का, और सूखे अंगूर में 10% पानी है, तो यहाँ क्या है? सूखे अंगूर है। सूखे अंगूरों में पानी कितना है? 10% है। तो यहाँ गुद्दा कितना हो जाएगा आपका, या जिसे आप पल्प भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम हो, ठीक है, तो ताजा अंगूरों का भार बताना है। हमें क्या दिया हुआ है? सूखे अंगूरों का भार दिया हुआ है ये। तो अगर जो सूखे अंगूर, अब देखिए इसमें जो रेशियो है वो 1:9 का रेशियो है, और अगर जो मैंने दोनों को जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा? 10। और 10 किसके बराबर दे रखा आपको? 250 kg के। ठीक है, तो जब 10 आपको 250 kg के हो गया तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ गया आपकी 25, और 9 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 225। अब देखिए 9 क्या है? इसमें गुद्दा है, तो 9 225 9 के बराबर है ना आपका। तो यहां जो हमने किया है, हमने जो है 9 को क्या करा? वैल्यू निकाल ली हमने 225। ठीक है, तो हमें यहां गुद्दे के बराबर रखना है। अब इस वाले केस में अगर जो हम देखते हैं
तो यहाँ हमारा रेशियो आ रहा था 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो 4:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो 1 है इसे हमने अगर जो हम इसे क्या कहें, ये वैल्यू, ये गुद्दा बराबर होना चाहिए इसके, मतलब ये जो गुद्दा है ये 225 ग्राम होना चाहिए हमारे पास। देखिए ये वाला गुद्दा और ये वाला गुद्दा बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले तो ये निकाला कि इसमें गुद्दा कितना है। अगर जो टोटल हमारे पास 250 केजी है तो गुद्दा हमारे पास कितना हो गया, 225 केजी हो गया। ठीक है, और इस 225 केजी को इसके इक्विवेलेंट रखा। अगर जो ये 225 केजी गुद्दा है आपका, तो इसमें पानी कितना होगा, इसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ टोटल ताजा अंगूर निकालना हूं तो मुझे पता हूं जब 1 की वैल्यू ये है तो मुझे 5 की वैल्यू डायरेक्ट ना निकाल दूं, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 225। ठीक है, तो 5 दूनी 10, या आपकी 1125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, आपको तो उधर कुछ डाउट होगा तो इस क्वेश्चन का आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है। ताज़ा फल में 68% पानी है। अब देखिए यहाँ क्या है, ताज़ा फल है, वही करेंगे जो हमने पीछे भी किया था। अब पानी कितना है, 68% है, तो मेरे पास पल्प कितना होगा, या मैं जिसे कहता हूँ गुद्दा, तो ये आपके पास हो जाएगा 32%। ठीक है, आप इसे 4 से काट लीजिए, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, ये हमारा रेशियो आ गया। सूखे फल में देखिए, सूखे फल में कितना 20% पानी है, तो गुद्दा कितना होगा आपका, जिसे हम पल्प कहते हैं, यह आपका 80% हो जाएगा। तो 1:4 का रेशियो आ गया। अब तो कह रहा है कि 55 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। अब देखिए 55 किलोग्राम ताजा फल है, तो यहाँ ताजा फल वाले केस में जा रहे हैं हम, तो हमारे पास टोटल कितना है, ये 8 7 15 25, तो ये ताजा फल है 55 किलोग्राम, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इधर हमने 5 इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकन 5 केजी। ठीक है, तो 5 आपका इक्विवेलेंट हो गया 11 केजी के, या 1 की वैल्यू आ जाएगी 11/5 केजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब मैंने क्या बोला, जो गुद्दा है आपका वो देखना है आपको। यहाँ हमने जो वैल्यू निकाल ली है 7, हमने जो गुद्दे की वैल्यू निकालनी थी वो हमारी यहाँ पर गुद्दा कितना है 8 है, तो हमने क्या निकाला 1 की वैल्यू 11/5, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/5 × 8 केजी। ठीक है, अब ये जो 8 केजी अब हम यहाँ गुद्दे के बराबर रखेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यू आपकी कितने हैं 4 के बराबर वैल्यू आ जाएगी निकल करके। तो ये आपके इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी 11/5 गुणा 8 केजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 4 से आप काट दिए, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22/5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, इतने केजी आपका आ गया। अब वो क्या कह रहा है, सूखे फल, तो सूखा फल तो टोटल होगा 1 + 4 होगा आपका, यानी कि 5, और 1 की वैल्यू 4.4 है, तो इसे 5 से आप वो 4.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 5 चौक 20 का 0 से लेकर 2, 5 चौक 20 और 2 22। पाँच चौक 20 का 0 ऐसे लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ। 1 की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 5 दूनी 2.2, 1 की वैल्यू 2.2 आ गई। ठीक है, और हाँ सही है, यही आएगा आपका है 22 केजी आ जाएगा ये।
ठीक है, कैलकुलेशन का मैटर है, बाकी कुछ नहीं है, सवाल सही है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना, हमेशा ताजे फल का जो गूदा है उसको किसके बराबर करना है, सूखे फल के गूदे के। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो था यहाँ जो 8 के इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 11/5 मल्टीप्लाई बाई 8 kg, और ये हमने इसके 4 के बराबर रख लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। टोटल हमारे पास क्या 5 का रेशियो है, तो हम सीधा जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, इसलिए सवाल में कुछ दिक्कत आ रही थी। देखिए, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातियों में इस प्रकार वितरित की। किस किस में बांट रहा है मोहन, कुल जो उसकी संपत्ति है। देखिए, अपनी पत्नी को दे रहा है, 3 पुत्रों को दे रहा है, और 2 पुत्रियों को दे रहा है, और 5 नातिन, नातिन को मैंने n मान लिया। ठीक है, कि नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, मतलब नातिन को जो है प्रत्येक पुत्र को अगर जो s मिला हो तो s/8, या प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, या पुत्री का 1/10 भाग, मतलब d/10 अगर जो पुत्री को d मिला हो तो। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ नहीं रखता तथा रखता तो ये सवाल नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मैंने ये इक्वल करा इसे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस करने के बाद जब हमारा 2 वेरिएबल में क्वेश्चन रहेगा, और 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आने पर जब आपकी इक्वेशन है 2 ही वेरिएबल है, 2 ही मेरे उसमें मतलब वैल्यू निकालनी थी, और इक्वेशन भी मेरे पास 2 ही हो रही हैं, और दोनों में अगेन 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इसका मतलब उस केस में क्या होता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सवाल का आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, डी ऑप्शन हो जाएगा। पर अगर जो मैं इसे यहाँ या करता हूं तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए, अब ये हम यहाँ से एक चीज देख रहे हैं, इन दोनों में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, S/D बराबर क्या हो जाएगा आपका, D जब ये उधर चला जाएगा तो S/D का रेशियो आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, अब देखिए D की वैल्यू है ये आपकी कितने 1.25 है, तो व्हाट नेचुरल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, अगर जो 1.25 लाख है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये चीज हमने यहाँ निकाल ली। इसके बाद एक केस और रह गया, वाइफ के केस में क्या कह रहा है, वो वाइफ को जो है बोल रहा है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों का तथा एवं पुत्रों के कुल भाग, तो पुत्रों को तो मिला 3s और पुत्री को मिला 2d, और इसका 40% मतलब 2/5 हो जाएगा। ये जो है उसने उसको दिया है, वाइफ को दिया है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन बस यहाँ है, इसमें बाकी सवाल के अंदर कुछ है नहीं। देखिए, इसे मैंने क्या करा, देखिए यहाँ मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 1 लाख है, तो मैं इस क्वेश्चन को S में लेकर चलता हूं तो मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। 2/5 3s प्लस 2, D की वैल्यू यहां से निकाल लो तो आपका आ जाएगा 5/4s 5/4s। तो ये मैं इधर ले रहा हूं अगेन, इसके बाद आप यहां आ जाना। तो देखिए W बराबर आपका कितना आ जाएगा 2/5 और 2 दूनी 4, देखिए इसे यहाँ काट लीजिए आप, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 दूनी 6s प्लस 5s, इस 2 से 2 कट जाएगा, 6 5 11s/5। तो बस ये आपको निकालना था। अब आगे क्या कह रहा था वो, कुल भाग 40%, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख, देखिए मैंने पहले लिख लिया था एक्चुअल में, यहाँ दिया हुआ है 1.25 लाख, तो यही 1.25 लाख जो पुत्री को दिया उसने, तो इसके इक्विवेलेंट करके मैंने इसलिए यहाँ पर 1 लाख निकाल लिया था। तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिलेगा, तो जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, पत्नी प्लस 3 नातिन को कितना धन मिलेगा, ये उसका कब सवाल है। ठीक है, तो देखिए W आपका कितना है 11s/5 और 3 नातिन का देखिए, एक नातिन का कितना है s/8, तो 3 का क्या हो जाएगा 3s/8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसे सरल के करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
8 पंजे 40 ले लीजिए और 5 अट्ठे 40 88s प्लस 8 पंजे 40 15s। तो ये आपका आ जाए 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 8 9 और 1 10 103s बटे 40। और ये हमें पता है कि s की वैल्यू कितनी है 1 लाख है। 3 2 5 1 0 आप 1 0 उड़ा दीजिए। 4 से आप काटिए से 25 100 आ जाएगा आपका। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 और 25 1 25। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2,57,500 रुपये, जो आपका ये रहा ऑप्शन। देखिए मैं बात बता रहा हूँ कि अगर जो आपने यहाँ तथा ना लिया, तथा की जगह या ना ही लेंगे और या एंड की जगह और नहीं लेंगे तो फिर ये सवाल नहीं होगा। आपको या लेना पड़ेगा, तभी आप ये वाली कंडीशन बना पाएंगे। और ये कंडीशन तभी बनेगी जब आप यहाँ या लेंगे। अगर जो आप एंड लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा n बराबर s/8 प्लस d/10। ये किसके केस में? एंड के केस में है। तो जब हमारा यहाँ क्या है तथा है, और ये हमारा क्या है जब और है या के केस में है। तो मैंने दोनों केस बता दिए। इस केस में आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट से, कांट डिटरमाइन। ठीक है, किसी वस्तु की, ठीक है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन के अंदर था नहीं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर एक दलाल क्या है? अपरिवर्तित रहती है। देखिए जब अपरिवर्तित वाली बात है तो कुछ इस तरह का फार्मूला हमारा बन रहा है इसके अंदर। ये पी क्या आपका कांस्टेंट है। इसमें मैं कई पूरा लेक्चर ले चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उस लेक्चर को देख लेंगे तो बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। और भी काफी क्वेश्चन तो बने हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ए क्या है? दलाली है उसकी, जो भी वो दलाली कह रहा हो। और दूसरा जो बी पार्ट है वो उसका क्या है? व्यापार है। ठीक है, अब दलाली उसने क्या करी? 4% से बढ़ाकर, मतलब पहले क्या थी उसकी दलाली? 4% थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया उसने? 5% कर दिया। अब व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई ये वो पूछ रहा है यहाँ। अब हमें यह पता नहीं है। अब जरा हमें ये बताइए यहाँ कितना परसेंट बैठ रहा है आपका? अगर जो मैं 4 से 5% जा रहा हूं, इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट है? 1% का इंक्रीमेंट है। और कितने पे इंक्रीमेंट है? 4% पे इंक्रीमेंट है। तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? 4 से काटोगे तो 25%। तो आपका जो है ये जो आप यहाँ चीज वैल्यू देख रहे हो, इसका मतलब ये कि 25% का आप क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट कर रहे हो। जब आप 25% का इंक्रीमेंट करो, और मैंने बताया कि ये पी आपका कांस्टेंट है, मतलब इधर जो भी वैल्यू है वो आपकी फिक्स है। ये जो वैल्यू है यहाँ भी आपकी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ जो जब ये वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब इसे कंपनसेट करने का मतलब ये है कि मेरी 25% की वैल्यू क्या निकल कर आती है? मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस 1/4 है ये। तो इसे कंपनसेट जब हम करते हैं तो मैंने बताया था -1/, और इसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो -1/5 जो है ये आपका परिवर्तन आ जाएगा, व्यापार में परिवर्तन। इसका मतलब -1/5 का मतलब क्या है? इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20% की कमी। तो यहाँ पर जो आपकी 20% की कमी हो जाएगी। ये वो कह रहा था कि व्यापार में जो कमी है वो कितनी हो जाएगी? 20% की। 25% का इंक्रीमेंट हमेशा पता होना चाहिए आपको। जो देखिए ये सवाल जैसी 25% आपका निकला इंक्रीमेंट, आपको तुरंत बोल देना है 20% इंक्रीमेंट होगा। ये मैं करा चुका हूँ सवाल अच्छे से, कुछ चीजें यहाँ ये याद हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ये सवाल देखिए, हालांकि लॉस प्रॉफिट का है, पर क्योंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में भी से लेंगे। लॉस प्रॉफिट में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दी मार्क प्राइस। अब देखिए परसेंटेज के जब हम जाते हैं तो कई एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस, उससे पहले क्या होता है? मार्क प्राइस, और उससे पहले क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के बढ़ा करके जो है हम जो है कुछ इंक्रीमेंट करते हैं कॉस्ट प्राइस में। सपोज करो ये 100 होगा तो हम क्या लगभग इसे कुछ भी जो भी वो इंक्रीमेंट करेगा, हमारा 10% का इंक्रीमेंट है तो हम क्या करेंगे? 110 रुपए में इसको बेचेंगे। ठीक है, मतलब मार्क करेंगे। ये लिस्ट प्राइस होता है, जो लिस्टिंग करते हैं हम, लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो MRP होता है वो है ये। अब उसे इसमें मार्क प्राइस पे जब वो बेचेगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा।
पर वो क्या करता है, कभी कभी दुकानदार अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम कर लेता है। मान लो 10% है तो यहाँ उसने इंक्रीमेंट करा तो वो कहेगा यार 5% का मैं जो कमीशन दे दे रहा हूँ, ठीक है, या जिसे बोलते हैं डिस्काउंट दे देना। तो वो क्या करेगा, 5% का डिस्काउंट दे देगा। देखिए यहाँ 10% उसने बढ़ा करके रखा, 110 कर लिया, पर अभी वो क्या कह रहा है, नहीं भाई 110 पे नहीं भेजता मैं, एमआरपी देखिए, एमआरपी से ज्यादा तो ले नहीं सकता कोई भी दुकानदार, आपको पता है, इसलिए एमआरपी रहता है, पर उससे कम में बेच सकता है, मतलब वो अपना मुनाफा कम कर सकता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, 5% की कमी कर दी। तो 5% का मतलब देखो 10% आपका यहाँ देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5, तो 5.5 आप इसमें से कम कर देंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो हम एसपी की बात कर रहे हैं, तो 11.5 का आधा 5.5, ठीक है, तो 5.5 मतलब 110 है ना, 104.5 हो जाएगा, ठीक है, 104.5 रुपीज। 5.5 करें 5×10 पर, हाँ 1 मिनट, 110 था ना, 5×10 पर लगा 1, 5×10 नहीं ये 5 हो जाएगा, 105.5 हो जाएगा, ठीक है, 5, 110, 11। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा ओवरऑल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो गया, 5.5% का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर जो मार्क प्राइस पे बेचता तो 10% का प्रॉफिट था, पर उसने क्या करा, -5% कम करके बेचा, उसको कमीशन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो उसे 5.5% का मिला। तो अभी भी प्रॉफिट है दुकानदार को, पहले भी प्रॉफिट था। तो मार्क प्राइस से ऐसे सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करते। अब जो तो कंसेप्ट जो मुझे बताना था यहाँ पर, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लॉस प्रॉफिट पढ़ेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400। तो मैं मार्क प्राइस से शुरू कर रहा हूं और इसे क्या कह रहा है, वो 2400 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले क्या कह रहा है, X% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद इस वैल्यू पर भी वो क्या कह रहा है, 15% का डिस्काउंट और दे रहा है, देखिए, एंड 15%। और उसके बाद टू द कस्टमर इफ द कस्टमर पे तो वो एसपी करेगा ना, जो सेलिंग प्राइस होता, तो वो आपका कितना कह रहा है, 1876.8 है फॉर द आर्टिकल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मुझे जो है निकालना है। अब देखिए इस तरह के केस में सवाल बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, जब भी सक्सेसिव, अगर तो देखो मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू दी होती तो डायरेक्ट हो जाता, मान लो इधर की कोई वैल्यू पूछ रहा होता है, इसकी वैल्यू होता, तो हम क्या करते, ए बी रूल लगा लेते हैं अपना, जो हमने बता रखा है, A+B+AB/100, या हम रेशियो में भी सवाल कर सकते थे, या हम मल्टीप्लायर फैक्टर भी कर सकते थे। तो एक्चुअल में क्या है, अभी मैं देखो इस सवाल को करता हूं, मल्टीप्लायर फैक्टर लगा लो या ए बी रूल लगा, वो मल्टीप्लायर फैक्टर से कर लेते हैं। देखिए एक मिनट, अब ये यहाँ क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब कभी यहाँ A% है और यहाँ B% है, तो मैं इस B% को पहले ले लूं या A% को बाद में ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, 2400, यहाँ का मैं करूंगा 15% का डिस्काउंट, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद मैं क्या कहूंगा, X% का डिस्काउंट, और यहाँ मैं लिखूंगा एसपी जो मेरा है 1876.8, ठीक है, ये मेरा क्या है, एमपी। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब 15% है, देखिए 2400 तो ये है, 15% कितना, आप देखेंगे 240 और 10% तो, और 5% इसे कितना 120 हो जाएगा। तो आपका जो 0 4 2 6 360 हो गया। तो 360 आप क्या करोगे, इसमें तो माइनस करोगे, तो 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ तो आपका 3 रह जाएगा, तो 2040 ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ आपने कितना करा, -360 कम करोगे तो 240 आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ से सवाल देखना था एक्चुअल। अब देखो सवाल कितना आसान है, मेरे पास ये वैल्यू है और पहुंचना क्या है मुझे, इस वाली वैल्यू पर, और मुझे परसेंटेज निकालना कितना ड्रॉप हो रहा। तो आप ये देख लीजिए, इसमें आप इसमें माइनस कर लीजिए, 2040 में से 1876.8 माइनस कर लो। देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ आपका क्या रह जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 हो गया, और यहाँ पर रह गया था आपका 3, और 3 7 6 हो जाएगा यहाँ,
ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, तो 163.2 है। अब जरा अब एक बात बताइए, हमारे पास जो वैल्यू है वो 100% कितनी है, 2040 है, तो 10% कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू, 204 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है आपकी ये 10% से कम है, इसका मतलब मेरे दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ना तो 11% है ना 12% है। देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना सवाल करते समय, ठीक है। हाँ, अब ये 9% है, 8% है, इस पर ध्यान देना है। अब जरा एक बात बताइए 1% कितना होता है, 1% इसका लगभग 20.4 है, बट मैं 20 भी मान के चलूं तो अभी क्या है, देखिए 204 10% है। अब इसमें से 204 में से मैं 10 पर ये 1% घटाऊंगा तो 9% आ जाए। देखिए 10% माइनस 1%, यानी ये 9% हो जाएगा, और ये है मेरे 204 वैल्यू, माइनस करूंगा मैं 20.4 या 20 भी माइनस करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा 184 आ जाएगा। इसका मतलब अभी भी नहीं आ रही वैल्यू मेरी, तो इसका सीधा सा बात है ये भी नहीं आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा। देखिए 10%, 1%, 5% की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए आप कैलकुलेट मत कीजिए सवाल में, कोई जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन करोगे सवाल को आप लेंथी बना लोगे, ठीक है। बेवजह आप जो फंसते चले जाओगे, उसका परसेंटेज निकालना। जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से हम उसको सवाल को अपने वापस ले आएंगे। हमें 9% निकालना। अब देखिए 8% निकालने का मतलब क्या है, मैं देखिए मुझे 8% निकालना था और जो आपको समझ नहीं है तो इसका मतलब 10% माइनस 2% कर लूंगा मैं, और 10% कितना 204 है, और 2% क्या 40 हो जाएगा, तो आप सीधा देखो 164 आ रहा है, वही आपका आंसर 163 लगभग आपके पास वैल्यू थी, तो इसका मतलब 8% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी की आय का योग 72,000 है। ए बी और सी की जो आय है उसका योग 72,000 है। ए बी और सी अपनी आय का 80%। अब देखिए आय है, उसका योग दे रखा मेरे को 72,000, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, आय का 80%, 85% और 75% क्या करता है, वो खर्च करता है। जो जितना कह रहा हमने अभी उतना ही लिखा है, ठीक है। इनकी बचत का अनुपात, अब बचत का अनुपात देखिए क्या कह रहे हैं, बचत का अनुपात क्या 8 है, 9 है और 20 है। पूछा क्या, एक ही आय पूछी है, बस ठीक है। अब देख लेते हैं, अब एक ही आय पूछी है आपको मालूम करी है, तो देखिए हमें यहाँ ये तीनों वैल्यू पता हो ए बी सी की आय की, तो हम आराम के साथ एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। रेशियो पता हो, मतलब इसका यहाँ जो है रेशियो क्या आएगा वो मुझे पता हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब देखिए 80% जो है वो खर्च कर रहा है, तो यहाँ जो अगर जो मैं देखता हूँ तो ये जो 20% बचत होगी, देखिए अगर जो 100% कोई आय है तो 20% बचत करेंगे आप, ये आप कितना करेंगे 15% करेंगे, और यहाँ आप क्या करेंगे 25% करेंगे, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। अगर जो आपका 20% 8 है तो 100% कितना होगा, यहाँ से निकालिए। 20% अगर जो 8 है, देखिए 20% की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। आप कितने से करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, आप इधर भी 5 से कर दो, तो 8 पंजे 40, तो इसका मतलब 100% तो आय होगी मेरी, तो वो कितनी आ गई 40 आ गई। बात आ गई समझ में। इसी तरह से हमें इसे निकालना है। 15% क्या है आपका, किसके इक्विवेलेंट है, 9 के है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से 5 दिया 15, तो 3 पंजे 15, तो 5% आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 दिया 3 दिया 9, तो ये आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, 100% हो जाएगा। ओम ऊपर चला जाइए जरा, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इधर देखिएगा 25% है, 25% का कितना 20 हुआ,
तो आप ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 100% हो जाएगा। तो इसे भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 चौका 80। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी निकल कर आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें रेशियो क्या बन रहा है, तो 2 से और 20 से आप डिवाइड कर दिए तो ये आपका 2, 3 और 4 का आपका रेशियो आ जाएगा। अब देखिए 2 + 3 + 4 ये आपका योग हो गया, तो यहाँ 4, 3, 7 और 2 9, तो 2/9 ए के बारे में पूछा ना उसने, तो ए का रेशियो तो मेरा 2 आ रहा है, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई क्या है 72000। 9 पंजे 72। ठीक है, तो 8 दूनी 16। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय व भैंस कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम वेन डायग्राम को देखें तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, पहले जब भी वेन डायग्राम बनता तो इस पोर्शन पे ध्यान रख करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या कह रहा है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, तो ये कितना हुआ आपका 15% हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसके पास 15% परिवारों के पास क्या है, एक गाय और एक भैंस, ये दोनों है। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों हैं, गाय भी रख रहे भैंस भी रख रहे। तो आप जब तो ये कह रहा है कि 60% परिवार के पास एक गाय है, तो इसका मतलब 45% तो ये और 15 ये, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 60%। तो ये जो टोटल मिलेंगे, मतलब इस गोले की जो मैं बात करूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, गाय वाला गोला बनेगा। ठीक है, अब ऐसी क्या है, इधर मैं 15% लेता हूं तो ये 15 + 15 30 हो जाएगा। तो 30% वाला गोला किसका हो जाएगा, आपका भैंस के लिए हो जाएगा। तो 45% पे गाय है, 15% पे भैंस है और 15% पे दोनों है। ठीक है, इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। मतलब इस सवाल में कुछ नहीं रह जाता। अब देखिए इन तीनों को जो मैं जोड़ूं तो ये देखिए जो हमारे पास है, इसका मतलब 45%, 15% और 15%, इन तीनों को अगर मैं जोड़ लूं, मतलब टोटल को जोड़ूं 45 + 15 + 15, ये एक्चुअल में है क्या, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय है, भैंस है और गाय प्लस भैंस दोनों हैं। ये ऐसे परिवार हैं। तो वो कितने हैं टोटल परिवार, 15 × 30 75%। तो जिनके पास ये तीनों ही नहीं है, ना गाय है ना भैंस है, ना गाय भैंस दोनों है, वही तो कह रहा कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय व भैंस कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं वाले कितने हुए 25%। ठीक है, तो यदि गांव में कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास है, तो कुल परिवार दे रखे हैं 96। अब ये देखिए टोटल का कितने परसेंट है, 1/4 है। 25% मतलब क्या 1/4, और टोटल में ये कितने दे रखे हैं, तो जो परिवार जिनके पास कुछ नहीं है, परिवार जिनके पास न भैंस है न गाय है, वो कितने हो गए 1/4 96। टोटल जो परिवार थे 96 थे। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना लेंथी सवाल है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी मैं देखो इसे बताता हूं कैसा करना है। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं। जब भी इस तरह की कंडीशन सवाल में दिखाई देती है, 2/3 पुरुष का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखना, 2/3 पुरुष, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि टोटल कितने हैं 3, 2, 5, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा 5।
इसमें 3 क्या है टोटल, मतलब 2/3 पुरुष हैं, ठीक है। 2 मतलब टोटल आपका कितना है 3, जो नीचे होता है आपका हर में क्या होता है वो आपका टोटल होता है, और जो ऊपर है जिसके बारे में कहा जाता है, तो टोटल 3 है, उसमें पुरुष कितने हुए आपके 1 हुआ, सॉरी 2 हुआ, तो महिला कितनी हुई 1 हुई, ठीक है। तो अभी अगर जो मैं यहां पर लिखूं पुरुष और महिला, तो मैं इसके हिसाब से देखिए हमारा जो 2/3 का मतलब है कि अगर जो ये मेरे पुरुष 2 हैं तो महिला कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एक्चुअली क्या है सवाल आगे देख रहे हैं तो बहुत सिंपल परसेंटेज है, 80%, 40%, 20%, 30%। तो मैं यहाँ एक काम करता हूं कि इसको मैं टोटल को इक्विवेलेंट मान लेता हूं 300 के। ये मैंने यहां पर गलत करा, इसको जो है 1 लेना पड़ेगा, महिला 1 होगी पुरुष 2 होगी, ये तभी तो होगा। ये देखिए पुरुष 2 महिला 1, तो मैं इसे 300 मान लूंगा। तो ये आप देखेंगे ये तो पुरुष तो आपके होगी 200 और महिला कितनी होगी आपकी 100 होगी। अब बस जैसे जैसे कहता रहेगा वैसे हम चलते रहेंगे। ध्यान से देखना सवाल की तरफ। पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। अब देखिए साक्षर कितने हैं, साक्षर कह रहा है पुरुषों में बोल रहा उसने 80%। अब आप देख लिए यहाँ 10% कितना है आपका 20 है, तो 80% कितना हो गया 160 हो गया। यहाँ साक्षर देखो कितना है स्त्रियों में, महिलाओं में 70% है, तो 70% आप निकालिए तो ये तो सीधा सा 70 हो जाएगा आपका। साक्षर पुरुषों में 40% तथा साक्षर महिलाओं में 30% क्या है ग्रेजुएट हैं। यहां कह रहे हैं वो 40% ग्रेजुएट हैं, पुरुषों में कह रहा है 40%। अब देखिए यहाँ 160 है तो 16% आपका 10% हो गया, तो 16 चौका 64। और यहाँ क्या कह रहा है आपका ग्रेजुएट कितने हैं 30% है, तो 10% सेवन हो गया, तो 30% कितना हो गया 21 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएट पुरुष का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी में है। अब देखिए सरकारी नौकरी में कौन है, पुरुषों में कितने 20% है और महिलाओं में कितने हैं सरकारी नौकरी में 25% है। तो देखिए 20% कितना हो जाएगा, इसे 10% क्या 6.4 है, उसका दुगना कर दीजिए 64 का दुगना कर दीजिए आप, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12.8 आ जाएगा आपका। यहाँ 25% करें इसका चौथाई कर दीजिए 21 का, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब क्या कह रहा है उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए ये इतने लोग जो हैं वो आपके नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने वाले कितने हो गए पुरुष प्लस महिला, ये देखोगे आप सरकारी नौकरी ये निकल कर आए थे हमारे पास 12.8 और 5.25, 12.8 प्लस 5.25 जोड़ लीजिए सर, 5 8 2 10 का सी पर ऐसे लगा 1, 5 2 7 और 1 8 1। अब ये निकालना किस पे कुल जनसंख्या पे, कुल जनसंख्या आपकी कितनी है 300 है, तो निकाल दीजिए परसेंटेज जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 18.05 डिवाइड बाय कितना 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये का आप काट दीजिए 3 से काटे 3 छंग 18 पॉइंट लगभग 6% जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखा ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से हमने कर लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना करके और पोस्ट कर सकता हूं। इसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर हो चुके हैं और फिर भी परसेंटेज में मैंने बहुत कुछ कराया है। अगर जो आप सारे वीडियो मेरे देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स
नर्सिंग सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए मेरे साथ।